चलिए भाई, माइक पर सब चीज़ ठीक है। और हम लोग राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग कहते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले कल एक बच्चे ने क्वेरी की थी कि सर तारत्व क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारत्व वाला क्वेश्चन इसके ऊपर ही था, देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन है। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की Q में ध्वनि तरंग Q, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो तरंगें दिखाई गई हैं, एक P तरंग है और एक Q तरंग है। तो इसमें Q की पूछा गया है, तो Q का क्या है, तारत्व कम है। तारत्व क्या होता है कि एक ध्वनि का गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड है, जिसमें क्या है कि अगर किसी भी ध्वनि का अगर तारत्व अधिक है तो उसकी आवृत्ति भी अधिक है, तारत्व कम तो आवृत्ति भी कम, ठीक है। तो आप इसमें अगर देखेंगे इन दोनों दोनों आकृतियों में, दोनों तरंगों में, तो इसके अंदर जो तारत्व का गुण है वो कम है। अच्छा, एक चीज़ और, तारत्व जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो आपकी वॉइस क्वालिटी होती है वो तीखी हो जाती है। तीखी इन द सेंस थोड़ा सा पतली आवाज़। तो आपने देखा होगा जो फीमेल्स जो होती हैं उनकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी इन कंपेरिजन टू मेल थोड़ा सा पतली या तीखी वॉइस होती है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद जनक, और आज हम लोग जो सेक्शन हमारा चल रहा था उसी में सेट सेकंड कर रहे हैं। इसमें लगभग 21 से लेकर हम लोग 40 क्वेश्चन तक करेंगे। थोड़ा सा सेक्शन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसको भले ही कहते स्टेप बाय स्टेप पढ़ लें, लेकिन बेहतर होगा कहते हैं कि आप इस पूरे सेक्शन को एक ही बार में देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन बोलता है, कहते हैं कि शीला और उसके दोस्त लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। इसमें चार दोस्त हैं, एक तौफीक है, शीला है, वाहिदा है और गुलफिसान है, ठीक है। अब तौफीक भाई कहते हैं यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि मतलब कौन कौन विलुप्त हो रहा है आपको, जितनी भी वो हैं प्रजातियां हैं वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। चलिए एक मिनट देख लेते हैं कौन विलुप्त हो रहा है आपका। अब विलुप्त प्रजातियां जो हैं उसमें आपका प्लांट भी आते हैं प्लस आपका एनिमल भी आता है, क्लियर। तो अब एक तो ये बोला है किसने, तौफीक ने। सेकंड है आपका शीला। शीला कहती है वे केवल जंगलों में पाई जाती हैं। पौधों की प्रजातियां कभी विलुप्त प्राय नहीं हो सकती क्योंकि वे सभी विलुप्त नहीं हो सकती। ये कौन बोल रहा है, बाहिदा बोले। गुलफिसान बोलते हैं केवल मांस खाने वाले जानवर लुप्त प्राय होंगे, पौधे खाने वाले जानवर लुप्त नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज सुनो, इसमें मांस खाने वाली बात आई है। किसकी बात आई है, मांस खाने वालों की कहते हैं। अब मांस खाने वालों की अगर मैं बात करें तो कई जानवर ऐसे हैं खाद्य श्रृंखला में जो केवल केवल नॉन वेज या मांस ही खाते हैं, मांसाहारी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं। लेकिन जब हम लोग एक प्रजातियों की बात कर रहे हैं, लुप्त हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं कगार पे, तो उसका कारण है कहते हैं कि उस एरिया में, जिस एरिया में प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उस एरिया में कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, या वहाँ की जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पादप में हो चाहे वो जीव जंतु में हो, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा मानवीय हस्तक्षेप है जो उनकी एक्चुअल जो इन्वायरमेंट है, लिविंग इन्वायरमेंट, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या है आपका, तौफीक। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वो विलुप्त हो सकती है। जी बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में आप देख रहे हो बड़ी संख्या में कहते हैं शेर, चीता और कई वन्य वनस्पतियां कहते हैं विलुप्त नहीं कहा जाए, क्योंकि जंगलों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है ना। तो वो एक मैटर है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रयोग दिखाया गया है 22 नंबर का, तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, तौफीक। यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो विलुप्त हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यह प्रयोग दर्शाता है, प्रयोग दर्शाता है कि एक प्लास्टिक की पॉलीथीन है, उसके अंदर हमने क्या है, पानी का एक कप रखा है और उसको हमने क्या किया, ऊष्मा दी है, किससे, एक बल्ब से दी है। तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसके अंदर से भाप बन के कुछ ना कुछ बूंदें ऊपर निकलती हैं और जो पॉलीथीन के चारों तरफ जम जाती हैं।
चलिए क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह का मौसम है। चलिए एक ये हो गया। सेकंड क्या है आपका पृथ्वी पर जल चक्र है। तीसरा प्लास्टिक की थैलियों के बारे में अनुभव है। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा एक बात ज़रा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझने का क्या प्रयास करेंगे कि हम लोग इन सब चीज़ों से मंगल की कोई कल्पना कर सकते हैं? मंगल ग्रह की, जिस मंगल ग्रह की बात की जा रही है उसकी कोई कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में मंगल का क्या मतलब, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ना तो हमारे पास मंगल ग्रह के बारे में कोई जानकारी है इस चित्र के अनुसार, तो हम इसमें से कुछ कह ही नहीं सकते। सेकंड है पृथ्वी पर जल चक्र, इसके बारे में संभावना कर सकते हैं। पहले दो क्वेश्चन ऑप्शन और भी देख लेते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के बारे में बुरे प्रभाव, तो यार थैली तो एक ही है, क्योंकि इसी को हमने कुछ समय बाद चेक किया है, ठीक है। अब थैली कहीं से मुड़ी वगैरह भी नहीं दिखे, हम लोग क्वालिटी की बात करें तो जो ऑप्शन भी नहीं बनता। इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बेस्ट आंसर क्या बनता है आपका यहाँ पर, पृथ्वी पर जल चक्र की आपके बारे में बताया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर जल चक्र। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटाना अपवर्तन कहलाता है। का हटाना निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपवर्तन का सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? देखो यहाँ क्या बात कर रही है कि मिट्टी का, उसके मतलब हटना, मिट्टी का जो जो उपजाऊ मृदा है पृथ्वी की सतह पे, उसका एक जगह से हटके दूसरी जगह तक जाना, वो क्या कहता है? मृदा अपवर्तन कहलाता है। अब मृदा अपवर्तन की जब बात हो रही है तो इसमें हम लोग देखें, सब पहला ऑप्शन है खनन गतिविधियां, दूसरा है निर्माण कार्य, तीसरा है घास के उखाड़े बिना ऊपर से काटना, जमीन की जुताई करके उस पर खेती ना करना। देखो भैया, पहला है खनन गतिविधियां। खनन मतलब खोदना। अगर खोदेंगे तो मृदा तो वैसे ही डिस्टर्ब होगी ना, मिट्टी की जो उपजाऊ परत थी पृथ्वी पर वो तो वैसे ही दिक्कत होगी उसमें, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता है। अगला कार्य है कि निर्माण कार्य। अगर निर्माण कार्य कर रहे हैं तब भी वो जो मृदा थी, उपजाऊ मृदा थी, वो कहीं ना कहीं दब गई या किसी निर्माण के नीचे आ गई, मतलब निर्माण में उसका उपयोग हो गया, तो वो तो उसकी मृदा अपरदन से उसका तो पूरा सेंस ही डिस्टर्ब हो गया कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता। एक तीसरा ऑप्शन है घास को उखाड़े बिना ऊपर की सतह काटना। ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग घास को भी अगर उखाड़ते हैं तो उखाड़ने से क्या होगा कि उसकी ऊपरी जो, अगर उखाड़ी तो मिट्टी भी आएगी, मिट्टी आएगी मतलब उपजाऊ परत भी उसकी डिस्टर्ब होगी। तो बेस्ट क्या है कि हम लोग उसकी ऊपरी ऊपरी घास को हम लोग काटते हैं, ठीक है। इससे क्या कहते हैं कि पानी का जो है वो पवन हुआ या फिर बर्फ हुआ, वो सबको हम लोग मृदा की ऊपरी सतह से हटा सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, देखें हमें थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर बेस्ट क्या रहेगा आपका? सी नंबर का, यानी कि घास को उखाड़े बिना ऊपर से ही काटना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? वृषण, शिशन, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी। चलिए देखें, एक अगर हम लोग पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो पुरुष जनन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है आपका? वृषण होता है। सेकंड शिशन है। तीसरा आपका शुक्रवाहिनी हो सकती है, लेकिन अंडवाहिनी नहीं हो सकती, क्योंकि अंडवाहिनी किसके अंदर पाई जाती है? अंडवाहिनी फीमेल जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो मादा जनन तंत्र है उसका एक हिस्सा क्या है? अंडवाहिनी। जो किसका है? मादा जनन तंत्र का। तो ये हमारा आंसर इसके अंदर नहीं है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है नहीं, तो आंसर क्या हुआ? अंडवाहिनी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कौन होगा? चलें इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। परावर्तन का नियम हमने ऐसा पढ़ा है कि आपतन कोण का मान, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। चलिए ठीक है। तो अब इसमें बात, एक तल है, तल पे किरण आ रही है और इधर की तरफ जा रही है। ये 90 डिग्री पे हमने क्या डाला? अविलंब डाला है। अब ये जो अगर कोण आता तो वो होता है एंगल आई, और ये जो कोण होता है वो कौन सा होता है? एंगल आर। लेकिन कोण ज्वाला दे दिया है। तो भाई एक चीज बड़े विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ। ये 90 डिग्री, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम लोग इसको दोबारा से बनाने का प्रयास करते हैं। एक मान लो 90 डिग्री पे आपने ऐसे उतारा, किरण इधर से आ रही है और इधर को जा रही है, तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? आई, और जे आर हो गया। जब हमने ऐसे मान लिया, अगर इस एंगल की तुलना की जा रही है तो इस एंगल से तुलना की जाएगी। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा।
अब अच्छा एक चीज़ देखो, 90 डिग्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90। 90 में से 60 अगर चले जाते हैं तो बचते कितने? 30। तो अंदर वाला जो कोण है वो कितना बचा? एंगल इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। अगर एंगल आई अगर 13 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 30 डिग्री। आई थिंक समझने में आपको थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी अगर इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, इसको घुमा के, मतलब जो ऐसा एंगल है ना, इसको एंगल को उठा के ऐसे कर लो, फिर उसके नीचे अपन लोग इसको पॉलिश कर दो, क्योंकि दर्पण है ये कहते हैं, और फिर इस पर किरण आ रही है और फिर किरण जा रही है, यहाँ पर जी अविलंब है। तो इस जो एंगल आई होता है, जो एंगल आर होता है, लेकिन इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस एंगल जो बराबर एंगल होगा इसके एंगल, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं एक तरह से देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। चलो, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है? क्वेश्चन जी कह रहे हैं एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है। वायरस के बारे में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। मतलब ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग कब होता है? लिविंग होता है जब किसी भी होस्ट के अंदर होता है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा, मतलब एक शरीर जिससे वायरस को भोज्य पदार्थ या रहने का स्थान मिल सकता है, तो वहां पे तो वायरस अपने आप को जिंदा शो ऑफ करता है। अदरवाइज वायरस अपने आप में एक डेड होता है। लिविंग सेल के बाद वायरस डेड है, और अगर जैसे ही होस्ट या लिविंग सेल मिलती है उसको, तो वायरस कैसा है? जिंदा है। तो वायरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंटरलिंकिंग है लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। यह एक टीके के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसकी बात करिए? एक वायरस की बात करिए। यह पादपों में रोग का कारण बन सकता है। ओके, ठीक है। यह खुली आंखों से नहीं दिखता, ये भी सही बात है। यह जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। देखो भाई, हम वायरस की बात कर रहे हैं जीवाणु के कंपेरिजन में। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? किसकी? एक तो बात कर रहे हैं वायरस की इन कंपेरिजन टू जीवाणु। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका कि टीके के रूप में उपयोग करते हैं, ये बात सही है, ठीक है। पादप में रोग का कारण होता है, ये भी सही है। खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये भी सही है, और ये भी सही है। लेकिन जीवाणु जो होता है ना, वो कोशिका के बाहर जिंदा रहता है, लेकिन वायरस कोशिका के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। तो आंसर, बेस्ट आंसर क्या हो गया इसका? जो आंसर, कोई समस्या? आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। देखो आज क्या है, हमको क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, लगभग 20 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं अभी। वहाँ की हंसी मजाक की क्लास है, चलती रहती हैं, कहते आगे भी कहते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का, आप लोग थोड़ा सा देख लें। एक चित्र दिखाया गया है, और एक गर्भ के अंदर क्या है? एक बच्चा है। माता के शरीर के अंदर क्या है? एक बच्चा है। एक नलिका जैसी संरचना दी गई है, माता के जोड़ती है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इस चित्र को और देख लेते हैं। ये एक नलिका है, एक नलिका आप देख रहे हो, एक नलिका, ये माता का शरीर से जुड़ी हुई नलिका है, ठीक है। यह नलिका ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे तक ले जाती है। यही नलिका बच्चों के शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को माता के शरीर तक ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे काट दिया जाता है। क्यों? तो यहाँ पे जिस नलिका की बात की जा रही है ना भैया, जरा गौर से देखना है थोड़ा सा, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना मेरी, कहते हैं बस थोड़ा सा ध्यान देना। जिस नलिका को आप देख रहे हैं ना, ये नलिका जो है, ये बच्चे के शरीर के साथ में होते हुए किससे जुड़ती है? माँ के शरीर से जुड़ती है ये नलिका। तो भैया ये एक नलिका की नाम दिया है, नलिका से इक्वल टू, यहाँ पे एक नलिका के अलावा अगर मैं इसको गौर से देखूं, तो नलिका के साथ साथ में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लासेंटा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अपरा हिंदी में, दूसरी भाषा में नाल बोलते हैं कई लोग इसको, अलग अलग शब्दों में इसको अलग अलग बोलते हैं। तो जे अपरा या प्लासेंटा क्या काम करता है कि बच्चे के शरीर में जो भी अपशिष्ट बनेगा, चाहे वो मल हो चाहे मूत्र हो, उसको शरीर से लेके नहीं माता के शरीर में भेज देता है। माता के शरीर से होते हुए वो आपको उत्सर्जन तंत्र से होते बॉडी से बाहर जाता है। ओके, एंड सेकंड जो इसमें स्टेप है कि अगर बच्चे को अगर भूख लगती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? पूरा न्यूट्रिशन जो आएगा वो भी इसी से होते हुए आएगा बच्चे के पास में। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा।
क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन खुद बनाने लगता है, ओके, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की जरूरत नहीं रहती है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के शरीर अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बात हो रही है, क्योंकि बच्चों के अंदर पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। देखो ये जो प्लासेंटा है वो काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है एक तो भोज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करना, बच्चे से माता के अंदर और माता से बच्चों के अंदर, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, उसके अंदर फेफड़े डेवलप हो गए, उसके अंदर पाचन तंत्र डेवलप हो गया, तो इसको अपरा की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि अब सांस लेने का काम बच्चा सेल्फ कर सकता है, पचाने का काम बच्चा खुद में खुद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनना चाहिए बेस्ट वो क्या रहेगा आपका, क्योंकि बच्चे के अंदर पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रामू ने नीचे दी गई कुछ चीजों के को अपने बगीचे में एक कोने में गाड़ दिया है। टूटे हुए अंडे का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, फल और सब्जियों के छिलके। यदि उस जगह में 5 साल खोदा जाए तो इनमें से अधिकतम संभावना को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी चीजें वैसी ही रहेंगी। टूटे हुए अंडे के खोल, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, फल एवं सब्जियों के छिलके। चल, तो अब एक 28वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपने देख लिया हो। टूटा हुआ अंडे का जो खोल है वो काय का होता है, अंडा जो खोल होता है वो होता है कैल्शियम का। पेंसिल का छिलका, यानी कि पेंसिल जो बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर सेलुलोज है। सूखी पत्तियां, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियां एक पॉलीथिन है, ठीक है। अगला अगला ऑप्शन है फल एवं सब्जियों के छिलके, ठीक है। फल और सब्जियों के छिलके भी अपने आप में एक लिविंग वो था, ऑब्जेक्ट था। तो ये सभी के सभी जितने हो ना, चाहे अंडा हो, चाहे सूखी पत्तियां हो, चाहे फल एवं छिलके हो, ये सभी के सब्जी कुछ 5 साल बहुत टाइम होता है, 5 साल, तो उसमें क्या हो जाएगा जी, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज मतलब सड़ जाएंगे या गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जमीन के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक की थैलियां जैसी होंगी वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, प्लास्टिक की थैलियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिशा ढूंढने के लिए यदि यात्री चुंबक कंपास के अलावा और किस चीज का उपयोग कर सकता है। टूटते तारों को देखना, तारामंडलों की पहचान करना, ग्रहों को देखना, चंद्र की कलाओं को पहचानना। 29वां नंबर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया होगा, ठीक है। तो 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिशा को अगर आपको ढूंढना है तो चुंबकीय कंपास, यानी कि कंपास एक यंत्र होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग दिशाओं को या डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, क्योंकि उस कंपास के अंदर एक चुंबक लगी होती है और एक चुंबक का मुख्य नेचर होता है कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो हमेशा अपोजिट ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबक का हमेशा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो अगर आपको कंपास की सहायता से अगर जाना है, मान लीजिए कंपास से जाना है, तो कंपास में अगर आपको इंडिकेशन दिखा रहा है नॉर्थ का, तो उस समय चुंबक के अंदर साउथ पोल है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपास की बात ही नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो बात हो रही है कि कंपास के अलावा आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे आप दिशा ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए बेस्ट आंसर जो बनता है ना, चंद्रमा की कलाएं आपको जो बताती हैं कि आपको जो आपका है कितना शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, कब आपका मतलब मिड ऑफ क्या कहते हैं मंथ हो गया, कहते हैं ग्रहण को देखना, ग्रहण को देखने से इसका कोई कॉलम नहीं बनता। तारों के टूटने से भी हम लोग दिशाओं को नहीं पता कर सकते, क्योंकि तारे तो हर दिशा में गिर रहे होते हैं, ठीक है। और तारे जहाँ पर टूटते हैं वो हमसे हजारों प्रकाशों वर्ष दूर है, तो वहाँ पे तो मतलब वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ तो और एक अपवर्तनीय घटना इतनी खतरनाक हो रही होती है वायुमंडल में कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कहते कहाँ से टूट रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है। चंद्रमाई कला भी इसके लिए कोई प्रॉपर नहीं बनता आंसर कहते हैं। दिशा की बात हो रही है, चंद्रमाई कलाओं से दिशा का कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन हाँ तारामंडल की जो पहचान होती है उससे हम लोग दिशाओं की ढूंढने में हेल्प करता है, मतलब कौन सा नॉर्थ है या कौन सा साउथ है, ये हमको हेल्प करता है कौन, तारामंडल की पहचान, ठीक है भाई।
थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कोई इशू आ रहा है शायद। चलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिराफ विश्व की सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जब भी गोल्ड फिश जबकि गोल्ड फिश सबसे छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी की कोशिकाओं और गोल्ड फिश छोटे प्राणी की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन जो जिराफ की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, गोल्ड फिश की कोशिकाएं छोटी होती हैं, दी गई जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता, प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। ये चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनता है कि देखो, एक जीव बहुत बड़ा है और एक जीव बहुत छोटा है, इससे हम लोग कोशिकाओं का कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि जो जीव है या जो भी एनिमल है उसके जो सेल्स हैं वो बहुत बड़ी आकार के हैं या बहुत छोटे आकार के हैं, तो वो जीव बड़ा है तो उसकी कोशिका भी बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग सभी प्राणियों की जो कोशिकाएं होती है ना, जो जीवित जीव है उनकी कोशिकाएं लगभग समान होती हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने बांटा है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड फिश और जिराफ की बात हो रही है, कोई प्लांट की बात नहीं हो रही, दोनों ही कहते हैं लिविंग एनिमल हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी प्राणी होंगे उनके अंदर क्या होते हैं, जो कोशिकाओं का आकार है वो कैसा होता है, लगभग समान होता है। क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन देखें थोड़ा सा। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना, उसमें देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी में मैला था। जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मैले पानी को एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोयल के अवलोकन की व्याख्या करता है? फिल्टर पेपर पी की तुलना में मोटा था। फिल्टर पेपर पी की तुलना में आकार में बड़ा था। फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद वाला था। फिल्टर पेपर पी मुकाबले फिल्टर पेपर क्यू ने पानी को अधिक तेजी से गुजरने दिया। चार ऑप्शन है, ठीक है भाई। आई थिंक आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। देखो, अगर पानी को हमने छाना, ठीक है, और छानने के बाद उसके अंदर मैला अगर रह गया तो इसका मतलब ये गंदगी उसके अंदर से गई है। उस छलनी जो भी है, जो भी आपका फिल्टर पेपर है उसके अंदर से गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि अगर बारीक दानों वाला कोई फिल्टर पेपर ऐसा करें जिसके अंदर जो मतलब जो फिल्टर करने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पोर का जो साइज है, फिल्टर के पोर का साइज है वो बहुत बारीक है, बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो गंदगी या मैला के जो भी वो होगा, पार्टिकल्स होंगे, वो उन चीज़ों में फंस जाएंगे और केवल पानी के मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स उस फिल्टर से पास होंगे। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट व्याख्या करने वाला ऑप्शन है ना, आंसर है वो क्या है आपका सी नंबर। क्या है, एक मतलब फिल्टर पेपर है, तो इससे मान लो आपने पानी को छाना है गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर पोर साइज थोड़ा सा बड़ा हो, तो इसके अंदर जो गंदगी होगी ना, थोड़ा सा गंदगी आपको दिखेगी। लेकिन इसी बर्तन में से आपने क्या किया, दूसरे को छाना है, तो इसके अंदर क्या होगा, पोर साइज कैसा है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक पोर साइज है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो बारीक पोर साइज होने की वजह से क्या है, वेट थोड़ा, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए मशीनरी है, कभी भी धोखा दे सकती है, या तो इंसान धोखा दे जाते हैं, जो तो खैर मशीन है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसके अंदर पोर्स का साइज जो होगा ना वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा समझो इसके अंदर जो छेद होते हैं ना, ये पोर साइज है। मतलब एक अगर ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे जो होते हैं ना, ये पोर साइज इसको कहते हैं। ये जितना बारीक होगा तो जो पानी को उतना ही ज़्यादा फिल्टर करेगा, ठीक है। तो जो फिल्टर पेपर क्यू है ना, उसमें फिल्टर पेपर पी की तुलना में छेद जो है बहुत छोटे हैं, इसलिए क्यू का जो फिल्टर है वो क्या है, पानी को ज़्यादा साफ कर सकता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी नंबर। क्लियर? 32 नंबर क्वेश्चन है, धातु प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड, इस क्रिया में अन्य उत्पाद क्या उत्पन्न हो। देखो, धातु की पानी से क्रिया की, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, अम्ल निकलता है, या फिर आपका लवण निकलता है। चार आपके ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो आपका क्या है, देखो समझना जरा। मैंने ले लिया एक धातु ले ली, क्या, सोडियम ले लिया, प्लस इसकी क्रिया कराई किससे, मैंने पानी से, H2O से। अब देखो, ये तो टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। हाँ, तो Na क्या है, पॉजिटिव, और जे OH है, तो जे भाई और जे Ng जुड़े आएंगे दोनों, तो जो जुड़े आएंगे क्या, NaOH बना देंगे। तो ये क्या होगा, धातु हाइड्रोक्साइड हो गया। ये धातु रही आपकी और ये रही आपके हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और Na जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ में क्या निकलना है आपके, एक ऐसी गैस जो कि ज्वलनशील होती है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था भाई, याद करो, थोड़ी सी बचपन की यादें। तो ये क्या निकला साथ में अपना, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। का नंबर का, खा नंबर का, गा नंबर का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वस्तु का विस्थापन शून्य, शून्य। देखो देखो, एक समय और दूरी का ग्राफ दिया है। समय, यहाँ दूरी है, और यहाँ पे क्या है, समय। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है, ठीक है भाई। और ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो मतलब विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। लेकिन विस्थापन होना नहीं है, विस्थापन को कैसा चाहिए हमको, शून्य चाहिए, जीरो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये तो आंसर हो नहीं सकता। चलो मान लिया। अब यहाँ पे भी समय बढ़ा है तो दूरी बढ़ी है। देखो, यहाँ समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी साथ साथ में बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो आंसर रहेगा ना आपका, खा नंबर का रहेगा। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, खा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको। हाँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा होता है। वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बहुत बड़ा व मध्यम भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं। जादुई दर्पण में शीश के दर्पणों के समायोजन का क्रम कहते हैं। यानी दर्पणों को जो बनाया गया है ना, वो किस तरह से बनाया गया है कि एक बच्चे का ऊपरी हिस्सा बहुत बड़ा दिखे, बीच का हिस्सा नॉर्मल दिखे, और पैर बहुत छोटे दिखे। मतलब ऐसी स्ट्रक्चर समझो, जैसे बहुत बड़ा सा सिर है, ठीक है, और उसका जो बीच वाला हिस्सा नॉर्मल जैसा है, नॉर्मल साइज में, ठीक है। सॉरी, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बहुत बड़ा सिर हो गया, और जो आपका बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और पैर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा पतले पतले, ऐसी स्थिति में। अब ऐसी स्थिति अगर बन रही है मान लो, तो वो तो बड़ा कार्टून टाइप का लगेगा बच्चा। तो इसमें 3 दर्पण का यूज किया है, एक अवतल है, एक समतल है, और एक उत्तल है। लेकिन उनको लगाया कैसा गया है, क्वेश्चन।
तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे अवतल दर्पण। क्या लगाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल क्या करेगा? सिर वाले हिस्से को बड़ा दिखाएगा। अवतल की पहचान होती है वो बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे समतल, जो जैसा है वो वैसे ही दिखा देगा जैसे। तो यहाँ क्या है? समतल है। लास्ट में क्या होता है? उत्तल दर्पण। 3 दर्पणों को इस टाइप समझने लगे, सबसे पहले अवतल दर्पण, फिर समतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर का कहते हैं। इसमें अवतल दर्पण रहेगा, फिर समतल दर्पण रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। अच्छा, एक अगला अच्छा क्वेश्चन आया है 35 नंबर का। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर उसको कल सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी नेक्स्ट उसमें। अभी तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, और 14 के बाद 14 के 15, 16 और आई थिंक 17 जो क्वेश्चन है वो कल खत्म कर देंगे। इसमें 3 सेट में हमने इसको खत्म किया है। एक साथ में करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो बच्चे भी थोड़ा सा बोर फील करते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है अभी भी बहुत बड़ा ही हो गया वीडियो। फिर भी आप कोशिश करना इसको देख लेना। अगर हो सके तो 2 पार्ट में देख लेना, लेकिन इसको कंप्लीट करना, क्योंकि कल इसका तीसरा स्टेप हम लोग भेजेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अगला जो है कहते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? चिमटी की, दूरबीन की, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की, आवर्धन कांच की, ठीक है। तो इसका है आपका है, एक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है भाई अपने, जो कि चीजों को बड़ा करके दिखता है। मतलब एक बारीक चीज है, इसको इतना बड़ा बना देगा भाई, ठीक है। इतना बड़ा बना दिया, उसके अंदर फिर आपको वो भी दिखा देगा, केंद्रक भी दिखा देगा, और उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो सब चीज़ दिखा देगा। मतलब एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कन्वर्ट कर दिया। किसकी मदद से हुआ है? सूक्ष्मदर्शी की मदद से हुआ है। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या रहेगा? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? क्वेश्चन ये, पदार्थ के परिवर्तित होने पर, प्रतिरोधक की आकृति के परिवर्तन होने पर, ताप परिवर्तन होने पर, अगला है आकृति तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। 36 नंबर क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा देखिए, उसमें विचार करिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है भाई, एक चीज सुनना, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे के क्वेश्चन है, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है ना, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, बच्चे के दिमाग को कहीं ना कहीं डेवलप तो करेंगे। बच्चे तो छोड़ो, मैं तो कहूँगा कोई बड़ा भी अगर देख रहा है तो उसको एक बार समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब वो आंसर दे पाएगा। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, ठीक है, फिर उससे आंसर निकालना कहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें अंदर बन सकती है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया तो इसमें सारे क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बने नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर? चलें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा देखो, ताप के परिवर्तित होने पर भी प्रतिरोधकता का मान डिस्टर्ब होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। पदार्थ में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता का मान होता है। आकृति तथा दाब दोनों परिवर्तन होने पर ये भी होता है। लेकिन प्रतिरोध की आकृति, रेजिस्टेंट अगर रेजिस्टेंट है अपना, तो रेजिस्टेंट की जो आकृति है उसमें परिवर्तन अगर हम लोग कितना भी करते हैं, उससे प्रतिरोधकता का जो है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जो प्रतिरोधकता होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कि जो आपका रेजिस्टेंट है उसका आकृति कैसी है, उसकी आकृति छोटी है, उसकी आकृति, उसके वजह से कहते हैं आपका रेजिस्टेंस है कोई नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग समझना, यहाँ पे एक प्रतिरोधकता वर्ड आया, प्रतिरोधकता का मतलब समझ में आता है क्या? हा? तो प्रतिरोधकता का मतलब कुछ आप ऐसे समझो, जैसे करंट है, करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक तार ऐसा है जो क्या करता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लाइट को जहाँ से जहाँ तक जाने में रुकावट पैदा करेगा। सॉरी, एक मिनट, यानी कि लाइट को अगर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, उसको जहाँ से जहाँ तक होने में रुकावट पैदा करेगा। तो जो रुकावट होती है ना, वही क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है वो डिफाइन करता है किसी भी तार की प्रतिरोधकता कितनी है, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, तो आप एक बार मेरे से एक बार चैट बॉक्स पे आप उसमें मैसेज टाइप करके डाल दीजिए, कहते हैं कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस फिर कर लेंगे। जो भी नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा सेट नंबर 3 आएगा, ठीक है, कल ही आएगा वो सेट कहते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ विद्युत बल्ब में विविध भाग दिखाए गए हैं, देखो पतला तंतु दिखाया गया है, कांच की बाहरी आवरण दिखाया गया है और धातु का छोर दिखाया गया है। बल्ब में कौन सा भाग विद्युत चालक है? केवल पतला तंतु, केवल पतला तंतु एवं कांच की बाहरी आवरण, केवल पतला तंतु एवं धातु का छोर, सभी पतला तंतु, कांच का बाहरी आवरण, धातु के छोर, सारी चीज। अच्छा एक बल्ब आपने देखा होगा, तो उसमें आप एक कॉमन सी चीज सोचो कि इसमें 3 चीज़ों की बात है। एक तो धातु के छोर है, कांच का बाहरी आवरण है और पतला तंतु है। इनमें से किसके अंदर लाइट फ्लो होती है? तो आप एक अगर देखेंगे, एक आपका जे है, आपका जे पूरा एक तंतु ऐसा बना होता है, तो इसमें तो लाइट जाती है, बिल्कुल फ्लो होती है, ठीक है, लेकिन वो जाती कहाँ से है? ये जो छोर होते हैं, धातु के छोर होते हैं, उन्हीं से तो होके जाती है लाइट इसमें। आप एक कॉमन सी चीज सोचोगे ना, तो ये दोनों ही कैसे हो गए? दोनों ही लाइट के फ्लो को हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, विद्युत के चालन में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ? तो पतला तंतु एवं धातु के छोर, ये बेस्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर? क्योंकि हम लोग कांच को तो कई बार हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन उसमें तो ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आती। ठीक है, क्यों नहीं आती? क्योंकि कांच विद्युत का कैसा होता है, चालन नहीं करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि रिजू ने एक लकड़ी की मेज पर 3 क्षण चुम्बक को और एक नाल चुम्बक को व्यवस्थित किया है। देखो ये चुम्बक देख रहे हैं ना, ये कौन सी है? नाल चुम्बक। ये एक क्षण चुम्बक है, ये क्षण चुम्बक है और ये क्षण चुम्बक। 3 क्षण चुम्बक है और एक नाल चुम्बक। इसके आधार पर नीचे दी गई व्यवस्थाओं में से किसके अनुसार क्षण चुम्बकों को एक व्यवस्थित किया जा सकता है? का, खा, ये सारी चीजें। क्षण चुम्बकों को व्यवस्थित करना, नाल चुम्बकों को व्यवस्थित नहीं करना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज देखो, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को देख लिया। अच्छा एक चीज और देखना है, समझने का प्रयास करें। मान लो एक चुम्बक है, जैसे एक इसमें एन ध्रुव होता है, वो एस होता है, और दूसरी भी चुम्बक हमने ले ली। ठीक है, ये दो इसके पोल है, इसके भी पोल है, ये एन होता है, ये एस होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? यहाँ पर आकर्षण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, इनमें भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक चुम्बक मान लो ऐसी है और दूसरी चुम्बक कैसी है, ऐसी है, जिसके अंदर एन जे और जो क्या एस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पास में जाएंगे और चिपक भी जाएंगे। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं होता है। जी हमको समझना है, नेचर ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया। पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा चुम्बक एक छोटी चुम्बक को आकर्षित कर रहा होता है। क्लियर? तो छोटी चुम्बक का एक ध्रुव पृथ्वी के विपरीत ध्रुव, जब पृथ्वी का एक ध्रुव छोटी चुम्बक का जो है क्षण चुम्बक उसके विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। क्लियर? कुछ इसमें ऐसी संरचना हमको दिखाई गई है। ठीक, तो इसका जो बेस्ट आंसर बनना चाहिए पा फा, ठीक, फिर चा छा, ठीक, एंड का खा। ठीक, यानी कि चुम्बकों को एक साथ में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो ये चुम्बक हुई, अगर ये दोनों आकर्षित करें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। सही है, ठीक है, ये दोनों जुड़ गए तो सबसे पहले आएगा पाफा, पाफा आ गया, सही बात है। फिर उसके बाद आता है चा छा, चा छा, फिर उसके बाद चा छा आ जाएगी। ये चा और छा, पा फा का खा दिए, जो ध्रुवों के नाम दे दिए बस केवल। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करना है हमको। एंड लास्ट में का और खा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तभी एक चरचुम्बक ने जोड़ा है, तो ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे, और ये चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, का और खा। फिर लास्ट में क्या आएगा, का और का, एक दूसरे को आकर्षित करने की व्यवस्था है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, बी नंबर का, जिसमें पा और फा, तीसरी वाली नंबर छरचुम्बक है जो मैन कहते हैं आपके, जो आप देख रहे हो तीसरी वाली छरचुम्बक, फिर उसके बाद छरचुम्बक और लास्ट में क्लियर, इस टाइप से।
यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने दो क्रेयॉन दिखाए गए हैं। ओके, एक अवतल है, एक उत्तल है। उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पार्श्व दृश्य में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? यह हमेशा बहुत छोटे प्रतिबिंब बनाने की जैसे अपेक्षित है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ बस जब वाहन नजदीक है तो वह यह बड़े प्रतिबिंब बनाता है, जो यह चेतावनी का के रूप में भी एक कार्य करता है। यह वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जो कि अवतल दर्पण में नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप उस पर कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको एक अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अलग से कहते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, कहते हैं उत्तल अवतल दर्पणों में क्या स्थिति बनती है प्रतिबिंब की। चलिए, तो थोड़ा सा उसको और समझने का प्रयास कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो अधिक क्षेत्र को दिखाता है और प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण। जो आपका दर्पण है, जो मतलब एक तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया, प्लस चीजों को बिल्कुल जैसा है वैसे ही दिखाता है। अच्छा, एक चीज देखो, इस दर्पण में केवल इतना इतना एंगल आ रहा है, मतलब यहीं तक दिख रहा होगा, लेकिन इस दर्पण में पीछे तक जा रहा है, देखो पूरा पीछे कोना तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मान लो कोई भी जो आमतौर पर जब गाड़ियां होती है ना, वाहनों के पास में जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं ना, तो उसमें जो होता है कि पीछे तक दिखे वाहन जितना भी है ना, पीछे कितना है। वाहन हमारे पास में आ रहा है जी, हमको दिख रहा है, लेकिन उसके आखिरी कोना है पिछले वाले वाहन का, वो कितना है, वो सारी चीजें हमको क्लियर होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या रहेगा इसका? बी नंबर का। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र में दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? चलें आगे देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, जैसे ही लकड़ी धातु के जंगले को ठोकती है, लड़का सॉरी एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है, लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। ठीक है, एक लड़की है यहाँ पर, एक लड़का है, दोनों ये लड़की जो है उसको बजाती है तो लड़का उसको सुनने लगता है, ऐसा उसमें दिखाया गया है चित्र में। लड़के को कितनी ध्वनि सुनाई देगी और क्यों देगी? पहला क्वेश्चन, पहला चीज, दो ध्वनियां। ध्वनि जंगले की अपेक्षा हवा के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। दो ध्वनियां, ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। एक ध्वनि क्योंकि ध्वनि केवल हवा में माध्यम में संचरित होती है, एक ध्वनि क्योंकि ध्वनि केवल जंगले के माध्यम से। मतलब एक बात को ऐसा समझो कि एक बच्चे ने ठोका और दूसरे बच्चे ने दूसरे कुन्ने पर उसको सुनाया। अब बच्चे को दो आवाज सुनाई पड़ रही है, एक तो हवा से सुनाई पड़ रही है एक कान पर, दूसरे कान में क्या जंगले सुनाई पड़ रही है। तो अब इसमें क्या कंडीशन बनती है चारों ऑप्शन में से? देखो, सुनेंगी तो दो ध्वनियां। एक मान लो एक कान में से लगा के रखा है, तो एक कान पे यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई आवाज आ रही है, वो किससे आ रही है? जंगले से आ रही है। एक आवाज हवा में जो गई है ना, ध्वनि हवा में जो वाइब्रेशन हुआ है, जो कंपन हुआ है, उससे हमको लेफ्ट दूसरे वाले कान में सुनाई पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक कान पे हमको आवाज ज्यादा आएगी, एक कान पे आवाज कम आएगी। तो किसके अंदर ज्यादा आएगी? कि ध्वनि जो होगी ना, हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेज संचरित होगी। जो कान के पास में, जंगले के पास में हमने कान लगाया था ना, उसमें हमको ज्यादा आवाज सुनाई पड़ेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि धातुओं में तीव्र गति से संचरित करती है और अधिक होती है, अधिक वाइब्रेशन होता है। ध्वनि की वैल्यू, ध्वनि का मान जो होता है वो धातुओं में इन कंपेरिजन टू एयर या हवा की तुलना में ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज का सेशन थोड़ा सा बहुत थोड़ा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है। प्रयास करते हैं हम लोग उसको कल को समय थोड़ा सा जल्दी किया करेंगे, लेकिन होता क्या है पता है? चले हाँ, इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? बी नंबर का आंसर रहेगा। जो दो ध्वनि होती हैं, ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। और हम लोग देखते हैं कहते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसमें। कल कोशिश करेंगे हम लोग जो 41 से लेकर 70 तक नंबर क्वेश्चन है वो ख़त्म करेंगे, और सेशन भी कोई ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको भी थोड़ा सा मर्ज करेंगे, थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और इसमें अगर ये जितने भी आपने
21 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन किए उसमें कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था तारा तो क्या होता है, तो उसको बताने का आज प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक बार शेयर करें, कमेंट करें, तो हम वो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके उसको सारा समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, हम लोगों का मोटो ये नहीं है कि एक दिन में हमको पूरा सेशन खत्म करना है, पूरे 70 क्वेश्चनों को एनएसए को, मतलब जो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सेकंड है उसको पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग भले ही थोड़ा थोड़ा करके करेंगे लेकिन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब ऐसा एक फॉर्मेलिटी नहीं करना कि आज पढ़ लिया, हमको केवल टेस्ट निकालना है, टेस्ट में अच्छा नंबर आना है और नेशनल अचीवमेंट में हमको बताना है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा काम तो हम अपने अपने लेवल पर कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिखाया गया है उसमें कुछ मैसेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। होप, उम्मीद करता हूँ कहते हैं आपको सेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार कमेंट करें, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब से केवल इतना होता है कि एक ज़रूरतमंद तक मैसेज भी जाता है, कहते हैं वो थोड़ा सा उसको सीखने का मौका भी मिलता है, समझने का, और थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उसको आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगला जो, हाँ एक चीज़ और, कल जो स्टार्ट होगा, कल इसका सेट नंबर 3 आएगा, यानी कि बीते हुए कल हमने फर्स्ट सेशन किया था जिसमें मैंने सेट नंबर मेंशन नहीं किया है। आज का जो सेट है उसमें सेट नंबर 2 है और कल जो आएगा वो सेट नंबर 3 आएगा। हम लोग प्रयास करेंगे उस सेट नंबर 3 में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, कल जो आएगा उसको भी देखें और आज का जो वीडियो है उसको, जो आज भी लेक्चर है उसको भी कंप्लीट करके देखें। ठीक है, अगर हो सके तो आप भले ही 2 स्टेप में कर लें, लेकिन प्रयास करें उसको देखें जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।